कैमरा चला गया भाई। तो लाइट ऑन कर दो। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। सब कनेक्टेड हो गई सब चीजें। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग गाइस। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं एकदम टाइम से आ गया था, मैं अपना सब एफर्ट शुरू कर दिया था 25 पे कनेक्ट हो के अचानक कैमरा ज्वाइन कर लिए थे, फिर उसके बाद ऑफ हो गया। कैमरा अचानक कनेक्ट ही नहीं हो रहा था सिस्टम से। बाकी सब चीज़ें ऑन थी, कैमरा कनेक्ट नहीं हो रहा था। आपको स्क्रीन ब्लैंक दिखाई दे रही होगी। तो
वही टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई और फिर मैं फिर वही इधर उधर फिर सारा सिस्टम एक बार फिर से रीसेटल किया। तो जल्दी से सभी लोग आ जाओ, फटाफट फटाफट जल्दी से सभी लोग आ जाएं भाई, क्लास शुरू कर। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को, गुड मॉर्निंग। जल्दी से जितने भी अपने अपने सभी दोस्तों को कि क्लास शुरू हो चुकी है। हालांकि हो सकता है कुछ लोगों को मैसेज 10 का गया होगा, 10 बजे का, क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है कहीं लेट ना हो जाए तो 10-5 मिनट एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। और गुड मॉर्निंग। और इंटरेस्टिंग बात ये रही कि जो मैसेज गया है तभी तुरंत सब चीज़ें रीसेटल्ड हो गई। तो टेक्निकल चीज़ों में कई बार बियॉन्ड होती हैं, और किया कुछ नहीं, सिस्टम को ऑफ करके फिर से ऑन किया, अगेन सब चल गई। सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। तो चलिए भाई, अभी अभी गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अभी अनुराग नाम के बच्चे ने, राहुल अनुरागी शायद नाम है, राहुल अनुरागी ने भी बहुत अच्छा कॉपी भेजा हुआ। यास्मीन ने भी बहुत प्यारी कॉपी भेजी हुई थी। इसकिया बच्ची ने भी कॉपी मैपिंग बहुत सारे करके ऑस्ट्रेलिया के भेजे हुए थे। नाइस एफर्ट्स। ऐसा लग रहा था जैसे रियल में ज्योग्राफी वाले बच्चे हों, ज्योग्राफी बैकग्राउंड के बच्चे हों। आप लोगों में कोई ऐसा हो जो एमए ज्योग्राफी हो, बीए ज्योग्राफी हो? बोलिए, आप लोगों में है कोई? चलो कोई बात नहीं, कहीं तो पढ़ा ना ग्रेजुएशन में? जी सर। वेरी गुड। हाँ 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 हाँ, समझ गया। बैकग्राउंड को साइलेंट करिए भाई कि किस आवाज़ आ रही है। तो कल मैंने विशेष रूप से आप लोगों के साथ ओशिनिया रीजन को डिस्कस किया, फ्रॉम द डिफरेंट डायमेंशन, उसकी उच्चावच, उसकी नदियाँ, अपवाह तंत्र वगैरह, आसपास के जो द्वीप हैं उनकी जनजाति वगैरह हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। वी हैव डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स। 6 की एनसीईआरटी में आप देखोगे एक और टॉपिक बच्चों मिलेगा, एक और टॉपिक वहीं पर आपको दिखाई देगा। देश और उसके निवासी के नाम से जो बुक है उसमें शायद पहला ही है या दूसरा है, अफ्रीका। आइए आज हम लोग एक नए रीजन में चलते हैं, नई बातें देखते हैं अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका, अफ्रीका अपने आप में बच्चों बहुत जबरदस्त कॉन्टिनेंट। इट हैज लॉट ऑफ यूनिकनेस, बहुत सारी यूनिक बातें। आप लोगों में से कोई ऐसा हो जो दो एक यूनिक बातें बताना चाहे? यूनिक बातें हो एकदम, मतलब ओनली एंड ओनली अफ्रीका महाद्वीप में ही पाई जाती हो वो बातें, ज्योग्राफिकल फीचर्स वहीं पर दिखते हों। कोई ऐसा हो जो आप लोगों में बताना चाहता हो तो स्वागत है, बता सकता है। सर एक तो यहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा सर। कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। चलिए, नाइस, बहुत अच्छा। यह है पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में स्थित है। ये भी बात सही है, बहुत सही। सर मनुष्य से मिलता होगा, पहला मनुष्य की तरह वही पर ही पाया था। यानी कि ये कह सकते हो ह्यूमन बर्थ प्लेस है। इसे डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बेटा? इसके बारे में सूचनाएं बहुत, एक मिनट, 1 by 1। इसके बारे में सूचनाएं बहुत देर से मिली थी, या फिर यहाँ के लोग काले होते हैं इस वजह से? हाँ, कई बार बहुत सारे बच्चे जब इनसे कहो कि ये डार्क कॉन्टिनेंट है
तो कई बच्चे कहने लगते हैं कि अरे सर यहाँ के लोग काले होते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पर डार्क कॉन्टिनेंट नहीं। डार्क कॉन्टिनेंट इस सेंस में कहा जाता है कि इसके बारे में सूचनाएं बहुत देर से मिली थी। इसके विस्तार वगैरह के बारे में तो हम बहुत पहले से जानते थे, परंतु इसके इंटीरियर के बारे में, आंतरिक भाग के बारे में सूचनाएं हमें बहुत लेट मिली हैं। और ऐसा इस वजह से क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ रहस्यमयी फीचर है। जो भी फीचर्स है ना बच्चों, एक्सट्रीम है। यहाँ पे जो भी भौतिक परिस्थितियां हैं वो एकदम एक्सट्रीम है। डेजर्ट्स हैं तो इतने एक्सट्रीम, बाप रे, जहां पे जाने का मतलब अपने मौत को दावत देना, सीधे सीधे। और ऐसा हुआ भी कि बहुत सारे लोग यहाँ पे गए, स्कॉलर्स बहुत से गए, वापस नहीं आए। तो रहस्यमयी होने की वजह से, फिजिकली कह सकते एक्सट्रीम होने की वजह से यहाँ पर सूचनाएं हमें काफी लेट कलेक्ट हुई, और इसलिए नोन एज ए डार्क कॉन्टिनेंट। चलिए भाई, विश्व की सबसे लंबी दरार है जिसकी लंबाई 4800 किलोमीटर। यस, वेरी नाइस। ये भी बहुत। विश्व के सबसे बड़े मरुस्थल सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा है, ये भी यूनिक फीचर है। विश्व की विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी भी यहाँ पे है। और हाँ, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये यूनिक बात हुई। क्या बेटा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा डायमंड। हाँ, यस, बिल्कुल सही बात है। और कोई क्या बेटा, गर्म स्थान। हाँ बिल्कुल, ये भी बात सही है। हालांकि अब प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन बदल गई है, मैं डिस्कस करूंगा। और कोई बात? पठार बहुत पाए जाते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। पठारों का महाद्वीप कहा जाता है। चलिए भाई, और कोई बात? वेरी नाइस, प्रतिबिंब बनाता है। बड़ी सारी बातें हैं। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा दलदल यहीं पे है। कौन सा भाई? सर इधर यहाँ पे सूडान के आसपास। अच्छा, और सागर अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है, और लाल सागर भी अफ्रीका और एशिया को अलग करता है। तो ये यूनिक बात हुई क्या? मैंने क्या कहा? यूनिक बात बताओ जो एकदम यूएसपी हो उसकी। चलिए, यस यस, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और तो यूनिक है क्या स्वेज नहर? ऐसी बहुत सारी नहरें हैं, पनामा भी है। ना, कोई खास बात नहीं। कौन सा बेटा? मम टेम्पल, ये क्या है? माउंट टॉपकल। ऐसे दुनिया में से और भी चोटी है, उससे भी यूनिक चोटी है हिमालय में। हाँ, ये बात यूनिक है। चलिए भाई, और बहुत सारी देखो, आप लोग जब बातें शुरू होती है ना, तो आपके मन मस्तिष्क में बच्चों बहुत सारी चीजें होती हैं। आप लोग अपनी क्षमता को कभी पहचानते नहीं है। देखो कितनी। कौन सा बेटा? सोने की मंदिर। चलिए, मान लेते हैं। आओ थोड़ा सा अब शुरू करता हूं मैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस। अभी बहुत सारे बच्चे जुड़े नहीं हैं, फटाफट सभी लोग कह दो जुड़ जाएं भाई। सभी लोग कब क्लास में जुड़ जाएं, जहां पे भी आपके मित्रगण हो जो नहीं आए हों, फटाफट कह दो। अभी बहुत
कम बच्चे जुड़े हैं। नहीं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका यूनिक तो नहीं है ऐसी बहुत सारी जगहों पर, बट ठीक है, मैंने उसको आओ अब छोड़ो, अब मुझे अब बोलने का मौका दो। आप लोगों ने बहुत बोल लिया। अफ्रीका महाद्वीप की जब बात होती है तो अफ्रीका महाद्वीप दुनिया में इस रूप में जाना जाता है कि दिस इज ए बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन। अफ्रीका महाद्वीप इज ए बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन। मानव यहीं पर माना जाता है पैदा हुआ। भाई साइलेंट करो अपने बैकग्राउंड, म्यूट करो अपने को, म्यूट कर लो। अफ्रीका महाद्वीप बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? जब चर्चा करेंगे तो बात समझ में आएगी कि भाई कुछ परिस्थितियां मानव के विकास योग्य यहीं पर थी, ऐसा कुछ स्कॉलर मानते हैं। जैसे ये देखो 0 डिग्री यहां से जा रही है और 0 डिग्री के पास में ही यहां पर देखो एक झील होगी, लेक विक्टोरिया मिल रही है। लेक विक्टोरिया इज ए बिगेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका। और खास बात यह है कि यह विषुवत रेखा पर होने की वजह से यहीं पर माना जाता है कि मानव का विकास हुआ, इवोल्यूशन हुआ बर्थ प्लेस के रूप में, तो यहीं से कुछ देखा जाता है। कारण आप कहेंगे कि कारण क्या है? तो जब कारण की बात होगी तो माना जाता है कि आज से लाखों साल पहले जब ह्यूमन इवॉल्व हो रहा था तो मोस्ट ऑफ पार्ट में वर्ल्ड के आइस कैप स्थिति थी, यानी कि प्लीस्टोसीन पीरियड में मोस्ट ऑफ एरिया ऑफ द वर्ल्ड वाज कवर्ड विथ थिक लेयर ऑफ आइस। बर्फ से ढका हुआ था और बर्फ से ढके होने की वजह से ह्यूमन के लाइफ के लिए कंडीशंस फेवरेबल नहीं थी। उतने एक्सट्रीम कंडीशन में जहां बर्फ जमी हुई है, सोचो 365 डेज, तो वहां पर लाइफ इज नॉट पॉसिबल। विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में ही बर्फ से स्थिति मुक्त थी, इसी वजह से यहां पर ह्यूमन रहता था। वही धीरे धीरे इवॉल्व होता गया, आगे बढ़ा, पिथिकस बना, फिर ये वो निएंडरथल, एंड देन आफ्टर मॉडर्न ह्यूमन होमोसेपियन बना। और फिर देखोगे यहां से ये इधर से निकलते 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 फिर एशिया की ओर एंट्री किया। एशिया में आते आते इधर से आते आते चाइना होते हुए बेरिंग स्टेट पार करते हुए नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में पहुंच गया और यहां से ये पार करते हुए यूरोप के क्षेत्रों को घेर लिया। तो पहला हमें ध्यान रखना चाहिए, दिस इज ए बर्थ प्लेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। इसी रूप में यह एक महत्वपूर्ण महाद्वीप देखा जाता है और अपने बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ फिजिकल फीचर्स, अपनी भौतिक विशेषताओं के लिए, अपनी खास तरह की अर्थव्यवस्था के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए यह महाद्वीप जाना जाता है। चर्चा में भी प्रायः बना रहता है। कारण यह है कि यहाँ के बहुत सारे देशों में प्रायः आंतरिक संघर्ष की स्थिति या कह सकते गृह युद्ध की स्थिति बनी रहती है और गृह युद्ध की स्थिति बने रहने की वजह से कई बार चर्चा चलती रहती। जैसे मान लो सोमालिया है, नाइजर है, घाना है, आपके कई बार अन्य दूसरे देशों में ये कई बार घटनाएं उठती, सूडान में, साउथ सूडान में स्पेशली, नंबर ऑफ कंट्रीज। फिर कई बार सूखा वगैरह पड़ जाता है जिससे बड़ी मात्रा में मानव जनधन की हानि होती है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे चर्चा में बना रहता है। अब यहाँ पर प्राय गृह युद्ध होती रहती है, तो गृह युद्ध होने के कारण हमारी पीस कीपिंग फोर्स यहाँ पर पहुंचती रहती, डिप्लॉय करती रहती है। आप लोग जानते होंगे कि यूएनओ के जो पीस कीपिंग फोर्स है उसमें इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। जानते होंगे आप लोग, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कई बार आता, नहीं तो आईआर में पूछा जाता।
इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर इन यूएनओ एज ए पीस कीपिंग फोर्स। तो उसकी ज्यादातर पीस कीपिंग फोर्स कहाँ जाती है? तो अफ्रीका में बड़ी मात्रा में डिप्लॉय की गई है, चाहे सेरा लियोन हो, लाइबेरिया हो, घाना हो, आपके वो हो, सूडान हो, अंगोला हो, नंबर ऑफ कंट्रीज, है ना। तो चर्चा में बने रहते हैं, तो कई कारणों से चर्चा बनी रहती है, इसीलिए आपके प्रीलिम्स में यहां से प्रश्न बनता है। और बच्चों इसी खास बात यह है, इसकी अर्थव्यवस्था इस समय बड़ी खास तरह की है, वो चर्चा होगी। तो विदेशी शक्तियों का भी प्रवेश बना रहता है कई बार। हाल के समय में चाइना आप देख रहे हो बहुत तेजी से इंटरवीन कर रहा है। भारत की भी फोकस अफ्रीका नीति आईआर में पढ़ोगे वो भी। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं खास तरह का इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स हमारा भी है, चाहे अंगोला हो, सूडान हो, नाइजीरिया हो, है ना। ऐसे बहुत सारे कंट्री में इंडिया का प्रोस्पेक्ट्स आप लोग देख सकते हो। तो वहां से मेन से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो भाई जब कोई कॉन्टिनेंट इतना इंपॉर्टेंट है तो हमें तो अब ध्यान देना जरूरी है। तो आइए फिर हम लोग देखते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम लोग विस्तार देखें, तो यदि हम विस्तार की बात करें तो हम लोग बहुत सिंपल कह सकते हैं। यदि लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखें तो वी कैन से कि 35 डिग्री साउथ से लेके 37 डिग्री साउथ, 37 डिग्री नॉर्थ तक इसका विस्तार पाया जाता है। याद रहेगा बच्चों, इतना है भाई, 35 डिग्री 5 से लेके, हाँ यस, इस रूप में, यानी कि एक यदि बॉक्स बनाएंगे तो बॉक्स के रूप में हम लोग कह सकते हैं कि 35 डिग्री साउथ से लेके 37 डिग्री नॉर्थ तक। इसका रिजल्ट एक और बच्चों खास देखोगे, यानी कि आप ये कह सकते हो कि इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में लगभग बराबर है। बोलिए, यानी कि दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो कि विषुवत रेखा इसके बीचों बीच से गुजरती है। बोलिए, कह सकते कि नहीं? विषुवत रेखा इसके बीचों बीच से गुजरती इक्वेटोरियल लाइन। दुनिया में यही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके बीचों बीच से 0 डिग्री गुजरती है, या कह सकते हो कि दोनों गोलार्धों में लगभग बराबर फैला हुआ है। दिस इज ए ग्रेट यूएसपी ऑफ अफ्रीका, द फर्स्ट थिंग। सेकंड, जैसा कि अभी आप लोगों ने बोला कि यहीं से कर्क और मकर रेखा भी गुजरती हैं भाई। यहीं से कर्क और मकर रेखा भी गुजरती हैं, यानी कि 23.5 साउथ एंड 23.5 नॉर्थ, ये भी यहीं से गुजरती हैं भाई। ये भी खास यूएसपी है इसकी। और मैंने एक बात बताया था ऑस्ट्रेलिया पढ़ाते हुए कि ये दोनों भाई कर्क और मकर रेखा भाई जहां पहुंच जाएंगे वहां भैया शांति से नहीं रहने देंगे, चीजों को कुछ इधर उधर कर देंगे। तो बताइए भाई किस रूप में कर देंगे? ये मरुस्थल बना देंगे, समझे। जहां दोनों भाई रहेंगे शांति से नहीं रहेंगे, उथल पुथल करेंगे, लड़ाई झगड़ा करके पेड़ पौधे काट कूट के खत्म कर देंगे, एरिया बियाबान कर देंगे, चारों ओर खोद खाद के कहेंगे ये लो रेत ही रेत, खाओ पियो मौज करो। तो भैया रेत में कितना खाओगे, कितना पियोगे? तो यानी यहाँ ह्यूमन सेटलमेंट होगा क्या? वेरी 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 लेस, मोर और लेस एब्सेंट, ठीक है। अफ्रीका में भी आप लोग इन दोनों प्रभावों को देखोगे, इसकी चर्चा हम करेंगे आगे। पहले यहां पर विस्तार देख लिया जाए, ठीक। तो ये तो हुआ इसका लॉन्गिट्यूडनल, इसका मतलब ये कह सकते हो कैंसल लाइन, इक्वेटर लाइन और कैप्रिकॉर्न लाइन, तीनों लाइन इसी महाद्वीप से गुजरती हैं। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी है
जो अन्य किसी दूसरे महाद्वीप में नहीं देखा जाता। ठीक है, और जब ये बात होती है, इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखोगे तो लंबाई में जब बात करोगे तो एक बड़ी खास बात दिखाई देगी कि उत्तर से दक्षिण तक यह लगभग 800 किलोमीटर लंबा है, यानी कि सदर्न मोस्ट टू नदर्न मोस्ट रीजन जब देखोगे तो दोनों में कितने हजार किलोमीटर की दूरी है बच्चों? 8000 किलोमीटर का डिस्टेंस पाया जाता है। अब चलिए, ये तो भाई बात हो गई कुछ ये। अब जरा इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देख लो, तो कह सकते हो 20 डिग्री वेस्ट से लेके 20 डिग्री वेस्ट से लेके नियर अबाउट 50 डिग्री 20 डिग्री ईस्ट से लेके 50 डिग्री ईस्ट तक इसका एक्सपेंशन पाया जाता है। फिर गलत हो गया, शुरू में सही था। शुरू में सही था, 20 डिग्री वेस्ट से लेके 50 डिग्री ईस्ट तक पाया जाता है। तो इसका मतलब ये भी है बच्चों, एक नई बात दिखाई देगी आप लोगों के में कि भाई यहां पर कुछ जीरो डिग्री लॉन्गिट्यूड भी पास करता है क्या? बोलिए। यानी कि ये भी इसकी यूएसपी हो गई। दिस इज द ओनली कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम वेयर 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोथ आर पासिस फ्रॉम देयर। देखो, दुनिया में कोई ऐसा महाद्वीप नहीं है जहां से दोनों ये रेखाएं पास करती हों। सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहां 0 डिग्री यानी ग्रीनविच लाइन लॉन्गिट्यूड एंड 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी इक्वेटर दोनों पास करते हैं। ठीक है, और तीनों थर्मल लाइन यानी कि कैप्रिकॉर्न, कैंसर और इक्वेटर, कर्क, मकर और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं पास करती है। क्या बेटा? हाँ, देखो मतलब ये है कि विश्व में एकमात्र एक ऐसा महाद्वीप है जहां से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड यानी कि ग्रीनविच लाइन और 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी इक्वेटर दोनों गुजरते हैं। नोट कर लो फटाफट। अफ्रीका महाद्वीप, पॉइंट वाइज नोट करते रहना। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से 0 डिग्री देशांतर 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश दोनों रेखाएं गुजरती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अफ्रीका महाद्वीप से ही तीनों तापीय रेखाएं अर्थात कर्क, मकर और विषुवत, कर्क, मकर और विषुवत तीनों गुजरती हैं, तीनों गुजरती हैं। याद रहेगा। फिर
विश्व में एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, विश्व में एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में फैला हुआ है। फैला हुआ है। फिर विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसका अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग बराबर है, दोनों लगभग बराबर है। अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग बराबर है। देख लो भाई उसमें क्या, यदि मैं कहूं कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना बच्चों, कितना होगा? 72 डिग्री हुआ ना इसका। अरे 37 डिग्री इधर और 35 डिग्री इधर, 35 दूनी 70 और 2 72, ठीक है। तो वहीं पे देशांतरीय विस्तार क्या है? हो गया। और कहीं कहीं बुक में तो जाओगे तो 55 भी मिलता है, 55 डिग्री ईस्ट तक मिलता है। क्यों? थोड़े यहाँ पे द्वीप वीप है ना इधर, थोड़ा सा मॉरिशस वगैरह कई सारे, तो कई बार वहां पे उसको जोड़ लिया जाता है। यहीं पर सकुत्रा द्वीप है ना यहाँ पे देखो, तो जोड़ लिया जाता है। तो इस पॉइंट से कई बार बुक में 55 भी मिलेगा। 55 भी करोगे तो भी वही लगभग बराबर होगा। और मान लो 50 तक करोगे, यानी केप ऑफ हॉर्न यहाँ वाला जो पॉइंट है इसको लेके, तो भी लगभग बराबर बैठेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिक है। चलिए अगला लिखिए। अफ्रीका महाद्वीप एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। जो विश्व की कुल भूमि का लगभग 20% भूमि घेरे हुए है। और विश्व की लगभग 20% भूमि घेरे हुए है। जिस पर विश्व की लगभग 16% पॉपुलेशन अधिवासित है। इस तरह से इसकी बहुत सारी बातों को आप लोग समझ सकते हो, विचार कर सकते हो कुछ सिंपल तौर से। अब जरा इसके हम लोग उच्चावच को देखना शुरू करते हैं कि भाई क्या इसके उच्चावच की बातें। तो नो डाउट जैसे अन्य महाद्वीपों में विविध प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं, यहाँ पे भी मिलते हैं। यानी कि पर्वत भी मिलते हैं, पठार भी मिलते हैं, मैदान भी मिलते हैं, मरुस्थल भी मिलते हैं, बिल्कुल भी मिलते हैं, है ना। और इसके चारों ओर देखोगे तो इसके चारों ओर भी बहुत सारी वाटर बॉडीज दिखाई देंगे, जैसे अन्य दूसरे महाद्वीप में दिखाई देती हैं।
यदि वाटर बॉडीज कोई देखना चाहते हैं सबसे पहले तो वो भी देख लिया जाए, क्योंकि वहीं से कई सारी चीजें समझ में आती हैं। तो जरा देखो इसके उत्तर में क्या है भाई, बोलिए बच्चों। उत्तर में मेडिटेरियन सी है ना। तो वहीं आप पूरब में क्या देखोगे, उत्तर पूर्व में लाल सागर देखोगे, पूर्व में देखोगे हिंद महासागर, है ना। तो पश्चिम में क्या देखोगे भाई, अरे अटलांटिक बोलेंगे, साउथ नहीं बोला जाएगा, अटलांटिक बोला जाएगा। साउथ का मतलब फिर करोगी तो फिर नॉर्थ भी बोलो, अटलांटिक बोल दिया तो एज ए होल हो गया ना। नहीं समझे आप लोग, आपने अटलांटिक बोला मतलब फ्रॉम हियर टू हियर, दोनों बातें हो गई, पूरी कवर हो गई। पर जब आपने साउथ बोला तो क्या विषुवत रेखा के केवल दक्षिण वाला बोला, है ना। तो शब्दों का चयन बहुत ढंग से करना चाहिए। तो इसमें आप देखोगे अनेक जलीय क्षेत्र इसके चारों ओर में फैले हुए, परंतु इसका एक भाग बच्चों ऐसा है जो जल से घिरा हुआ नहीं है, कटा हुआ नहीं है पूरी तरह से, यानी कि कह सकते हो एक संकरा स्थल खंड मिलता है जो कहीं ना कहीं इसको जोड़ता है। यहां पे भाई जिब्राल्टर है, ये सुएज कैनाल है, ये धुनाई होगी तुम लोगों की। स्वेद स्थल संधि पढ़ाया था आप लोगों को, स्थल संधि के बारे में। क्या होता है स्थल संधि? एक संकरा स्थल खंड, नोट कर लो, एक संकरा स्थल खंड जो दो विशाल स्थल खंडों को जोड़ता है, इसलिए क्या है स्थल संधि, स्थेमस। एक संकरा स्थल खंड जो दो विशाल स्थल खंडों को जोड़ता है। तो ये बताइए किसको किसको जोड़ रहा है? इधर अफ्रीका और एशिया। तो यहां पे एक तो स्थल संधि है, परंतु बच्चों उससे भी बड़ी खास बात, दो दो जल संधियां हैं, बड़ी प्यारी, बड़ी महत्वपूर्ण हैं। जैसे यहां पे चलोगे तो देखो कौन सी जल संधि है, जिब्राल्टर। और यहां पे देखो कौन सी है, बैब अल, नहीं बेटा, बैब अल मंडेब। देखो यहां पे बाबुल मंडेब या बैब अल मंडेब होगी, मिली कि नहीं? लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से अलग करती है। अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से अलग करती है और भूमध्य सागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भूमध्य सागर, जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका महाद्वीप को यूरोप से अलग करती है और भूमध्य सागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। तो वहीं बैब अल मंडेब
ब्रैकेट में लिख लो, इसका निक नेम भी है आंसुओं का द्वार। बाबुल मंडेप को क्या कहते हैं? आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है, बैब अल मंडेब, जिसे आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। बैब अल मंडेब एशिया से अफ्रीका को अलग करती है और लाल सागर और अडन की खाड़ी को जोड़ती है। अडन की खाड़ी को जोड़ती है। लाल सागर एशिया और अफ्रीका को अलग करती है और लाल सागर तथा अडन की खाड़ी, अदन की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहां पर समझ सकते हैं। पनामा स्वेज स्थल संधि के बारे में लिखवाया कि नहीं? लिख लो इसको। स्वेज स्थल संधि अफ्रीका को एशिया से जोड़ती है। सर कौन सी संधि? स्वेज स्थल संधि, ये ध्यान रखना, वो जल संधि थी, ये स्थल संधि है, यानी कि दिस 169 किलोमीटर वाइड जो स्ट्रेच है, स्थल संधि, स्वेज स्थल संधि अफ्रीका को एशिया महाद्वीप, अफ्रीका को एशिया महाद्वीप से जोड़ती है और भूमध्य सागर तथा लाल सागर को अलग करती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को अलग करती है। सबसे पहले नेपोलियन ने इसको काटकर नहर बनाने का प्रस्ताव रखा था। नहर बनाने का प्रस्ताव रखा था। जिसे जिसे 1969 में काटकर सर 1869 में काटकर, सॉरी थैंक यू, 1869 में काटकर स्वेज नहर बना दी गई, जो दुनिया की सर्वाधिक व्यस्त नहर मानी जाती है। जो दुनिया की सर्वाधिक व्यस्त नहर मानी जाती है। व्यस्त लिख लो, व्यस्त नहर मानी जाती, बिजी व्यस्त। क्या बेटा? आपकी आवाज थोड़ी सी इधर उधर हो रही है। हाँ यस यस यस, अभी कुछ दिनों पहले चर्चा में तो था जब चाइना का एक बहुत बड़ा जहाज इसमें फंस गया था और जिसकी वजह से बहुत सालों बाद, यानी लगभग 30-40 साल बाद, लगभग 7-8 डेज के लिए नहर बंद हो गई थी और दुनिया में हंगामा हो गया था, है ना।
तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी चर्चा में है, हो सकता है ये पूछ दिया जाए इस नहर के बारे में। अभी तुमने ये भी पढ़ा होगा, अभी 2-3 साल पहले इसका एक्सपेंशन भी हुआ है, अब डबल कैनाल बना दी गई है। पहले सिंगल कैनाल थी, अब डबल कैनाल हो गई है। पहले केवल 90 शिप पर डे पास होती थी 24 आवर्स में, अब फिर डबल हो जाएंगे 180, है ना। तो ये कई मामलों में चर्चा में रहा, तो हो सकता है कभी पूछा जाए, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ ये था, जब नेपोलियन यहाँ पे 18 सेंचुरी के आसपास आया था यहाँ पे चीन के मिस्र के अभियान पे, तो इसने इस एरिया में देखा, उसने देखा कि अरे यार बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कारण ये होता था कि भूमध्य सागर पे लोग यहाँ आते थे और यहाँ से फिर बैलगाड़ी में सामान लाद के इस साइड में आते थे, यानी कि लाल सागर के कोस्ट पर, और फिर अपना सामान लेके इधर आए करते थे। तो वो प्रक्रिया जो 169 किलोमीटर की थी, बस उसमें बैठ के, बैलगाड़ी में बैठ के, घोड़े पे लाद के इधर आना, वो अपने आप में बड़ी प्रॉब्लमेटिक थी, टाइम टेकन प्रोसेस थी। तो इससे वाणिज्य व्यापार अन्य कई सारी गतिविधियों में बाधा पड़ती थी। तो उसी ने पहली बार ये सलाह दिया था कि भाई यार ये काट दो, हटा दो, इसको नहर बना दो। बट भाई वो वाली बात है, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। आज आपको थोड़ा सिंपल काम लग रहा होगा ना बेटा, सोचो 1859-60 के आसपास जब काम शुरू हुआ था उस समय, तो कितना टफ काम था रे, बहुत लोग मरे भी थे इसमें, क्योंकि उस समय तो काम मैनुअली हुआ करता था। बट वो फ्रेंच एक इंजीनियर था फर्डिनेंड क्लेप्स, उसने यहाँ पर जबरदस्त काम किया, मेहनत किया, एंड फाइनली 1869 में इस नहर को खोल दिया। और उसका रिजल्ट ये रहा कि यह नहर अपने आप में दुनिया में बच्चों एक टर्निंग पॉइंट हो गई। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, इसका बनना अपने आप में इस रूप में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ कि कोलोनाइजेशन को, यानी कि उपनिवेशीवाद को और भी तेज किया। औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया और भी तेज हुई, और जब औपनिवेशीकरण की प्रक्रिया तेज हुई, उसी में यूरोप के देशों के बीच संघर्ष बढ़ना शुरू हुआ, और वही संघर्ष बढ़ते बढ़ते प्रथम विश्व युद्ध का कारण बन गया। पढ़ोगे प्रथम विश्व युद्ध के कारणों में कितने कारण हैं, तो बहुत सारे कारण हैं। तो उसमें एक ये भी था, वैश्वीकरण की, उसकी औपनिवेशीकरण की दौड़, है ना। दौड़ में सब भाग रहे हैं, भैया हम कैप्चर कर लें, हम कैप्चर कर लें, ये वाला एरिया कैप्चर कर लें। अरे कैप्चर कर लोगे तो स्थानीय लोग कहाँ जाएंगे, और केवल माल यहाँ का, भाई माल मसाला सब लेके हम मौज करें, तो संघर्ष होगा कि नहीं। और वही फिर 1920-30 के बाद संघर्ष और तेजी से बढ़ने लगा, और वही बढ़ते बढ़ते देखोगे 1950 तक विश्व के विभिन्न भागों में पीक पर पहुंच गया। 1947 में जब इंडिया को आज़ादी मिली, उसके बाद तो सब लोगों ने पकड़ पकड़ के अंग्रेजों को, डचीज को, और जितने भी थे मारने लगे। भाग हमारे यहाँ से, बहुत दिन हो गए, बड़े मजे लिए तुम लोगों ने हमारे। तो फिर वो देखो डीकोलोनाइजेशन शुरू हुआ, है ना। तो इस नहर का अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। इट्स बिकम टर्निंग पॉइंट इन ह्यूमन हिस्ट्री। तो ये कई बार पूछी भी जाती है कि स्वेज कैनाल किसको किसको जोड़ती है। तो अब देखो, पहले जो स्वेज इस्थेमस था वो अलग कर देता था दोनों वाटर बॉडीज को, परंतु वहीं अब स्वेज कैनाल क्या की, इसको कनेक्ट कर दी। तो यह जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को कनेक्ट करती है, ठीक है, पूछा जाता है। तो इस तरह से अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पे कुछ बातें हुई। अब जरा यहाँ पे टोपोग्राफी में आ जाओ। अफ्रीका महाद्वीप के टोपोग्राफी में जब हम जाते हैं, तो इसके टोपोग्राफिकल फीचर बच्चों बड़ा जबरदस्त दिखाई देता है।
हिंद महासागर। तो पश्चिम में कौन है भाई इसके? अटलांटिक महासागर। कॉन्गो बेसिन। टंगानिका झील। किलिमंजारो। केन्या पठार। यदि थोड़ा सा उच्चावच को अध्ययन करो तो यहीं से तुम्हें समझ में आने लगेगा बच्चों, यानी इसका जो आरेख है वो आरेख ही बता देगा कि यहां पर किस चीज का प्रभुत्व दिखाई दे रहा। यहां पर प्रभुत्व देखो तुम लोग, सागर के तुरंत बाद ऊंचा स्थान दिखाई दे रहा और ऊंचा और फ्लैट ऑन द टॉप। यदि ऊंचा स्थान है, फ्लैट ऑन द टॉप है, तो उसे क्या बोला जाता है? पठार, प्लेटू, है ना। तो इसका मतलब यह है कि आप कह सकते हैं अफ्रीका महाद्वीप की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि यहां पर पठार 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 ज्यादा पाए जाते हैं। समझ में आ रही बात? और उन्हीं पठारों के बीच कहीं कहीं कुछ झीलें, कुछ नदियां, कुछ अन्य चीजें पाई जाती हैं। यदि इसको प्रूफ करना चाहते हो तो जरा आप लोग अपने एटलस में जाओ और 1 बाय 1 देखना शुरू करो। जब अफ्रीका महाद्वीप में हम लोग इस बात को प्रूफ करते हैं तो बड़ी आसानी से यहां पे हम प्रूफ कर सकते हैं कि यह पठारों का पठार कहा जा सकता है। अफ्रीका महाद्वीप क्या कहा जा सकता है? पठारों का पठार। कैसे भाई कह सकते हो? तो जरा देख लो आप लोग देखो, यहीं पर टेडमेट प्लेटू होगा। देखो यहीं पर टेडमेट पठार होगा। ये देखो टेडमेट प्लेटू मिला। फिर उसी टेडमेट प्लेटू के इधर साइड में आओगे, हॉगर प्लेटू मिलेगा, अड्रार मिलेगा, ठीक है। यहीं पर देखो जोस मिलेगा, जोस प्लेटू मिला। यहीं पर देखो अडामावा प्लेटू होगा, मिल रहा है कि नहीं? फिर यहीं पर देखो डारफूर होगा, देखो यहां पे डारफूर मिल गया। फिर यहीं पे इथोपियन हाईलैंड होगा, देखो ये रहा इथोपियन हाईलैंड, मिल गया। फिर इसके बाद ये देखो केनियन प्लेटू है, यहां पर कीनिया हाईलैंड, और किसी कीनिया हाईलैंड पर चोटी बनी हुई है किलिमंजारो, एक बहुत बड़ा प्लेटू माउंटेन मिलता है बहुत ऊंचा। फिर यहीं पर आप लोग जब आओगे इसी पॉइंट पर कटंगा प्लेटू देखो यहां पे मिलेगा, कटंगा देखो यहीं पे होगा। फिर यहीं पे देखो बी प्लेटू होगा अंगोला में, मिल रहा है कि नहीं? बी प्लेटू। यहीं पे देखो ग्रेट कारू होगा अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, मिला कि नहीं ग्रेट कारू? तो और क्या बच्चे की जान लोगे तुम लोग, और कितना प्लेटू लोगे यार? हाँ क्यों भाई? बच्चे सोच रहे हैं सर और बताइए और बताइए और बताइए। अरे भाई अफ्रीका महाद्वीप की तुम जान लोगे कि नहीं भाई? तुम तो पठार ही पठार हो, कुछ और भी। कौन सा बताया? यहाँ पे कोरू होगा बेटा, देखो साउथ अफ्रीका में एक्सट्रीमली साउथ में होगा, ग्रेट कोरू के नाम से लिखा होगा। ये तो कीनिया प्लेटू है, दिस कीनिया हाईलैंड्स या कीनिया प्लेटू लिखा होगा। चलो खैर अब लिखो, लाइन लिखो। और जोस के बीच में कौन सा पठार बताए थे? ये टेडमेट है, ये डारफूर है, यहीं पर हॉगर होगा। डारफूर के बगल में से ये
अरे नहीं, उसके 1 मिनट शांत रहो तुम। यहाँ पे देखो पहले टेडमेट होगा, टेडमेट के बगल में ही वहीं पर अडरार होगा, यहीं पे देखो, यहीं पे एयर तिब्बती होगा, ये यहाँ पे बीच में ये जोस प्लेटू होगा, ये डारफूर है, ये इथोपियन हाईलैंड है, कीनिया है, अडामावा है, ये कटंगा है, बी प्लेटू है। तो इसका अधिकांश भाग पठारी है और यह प्राचीन पेंजिया का भूभाग है। लिखो, अफ्रीका महाद्वीप के उच्चावच की सर्वप्रमुख विशेषता, अफ्रीका महाद्वीप के उच्चावच की सर्वप्रमुख विशेषता इसका पठारी भूभाग होना है। सर्वप्रमुख विशेषता इसका पठारी भूभाग होना है। यहां पर छोटे बड़े अनेक पठार पाए जाते हैं। छोटे बड़े अनेक पठार पाए जाते हैं, जिनका अनेक अर्थों में महत्व है। पठारों की अधिक उपस्थिति के कारण इसे पठारों का पठार वाला महाद्वीप भी कहा जाता है। अब ये फटाफट आप लोग चार्ट बनाओ भाई, 2-4 इंपोर्टेंट पठारों के नाम लिखो, क्योंकि कई बार मैचिंग करा देता है देश के साथ। जैसे इसी में लिखो कटंगा पठार, कोंगो, क्या बल्कि सीधे जायरे लिखो, जायरे। ये फेमस है आपके स्पेशली तांबे के लिए, तांबा पाया जाता है बच्चों, बहुत ज्यादा तांबा मिलता है। ठीक है, बी पठार, अंगोला, कटंगा पठार जायरे देश में है, कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। देखो अपने पॉलिटिकल मैप में कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री होगा और ब्रैकेट में जायरे भी लिखा होगा। ठीक है, तो वहां पर फैला हुआ है और इस पॉइंट ऑफ व्यू से फेमस है कि यहाँ पे बहुत अधिक कॉपर पाया जाता है, कॉपर के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। फिर अंगोला, ये सीसा वगैरह, इन सब के लिए बहुत फेमस है। क्लियर? BIE देखो अंगोला में होगा, अपने फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप में देखो यही बी प्लेटू होगा, दिस कटंगा के बगल में होगा बी। हाँ, तो वहां पर अंगोला में फैला हुआ होगा। ठीक है, चलिए भाई, वहीं पर यदि आप देखना चाहते हैं कोरू दक्षिण अफ्रीका पशुपालन के लिए बहुत फेमस है। पशुपालन के लिए विशेष रूप से फेमस है। बाकी
सिंपल वे में कुछ देखना चाहते हैं तो जैसे जोश, ये है आपका नाइजीरिया, डारफूर सूडान में है, सूडान में है, विशेष रूप से इसको ध्यान रखिएगा। अडामावा कैमरून में है, कैमरून में है। ये कुछ इन्हें याद रखिए, ये ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कटंगा में हीरा भी मिलता है और ये विशेष रूप से उसी क्षेत्र से गुजरने वाली एक नदी है आपकी, वो क्या नाम होता है वो, देखो कसाई, देखो वहीं पर कसाई रिवर गुजर रही होगी वहीं से, जो उसकी ट्रिब्यूटरी है तो उसमें पाया जाता है, तो मैं उसके सेंस में वहां पे डिस्कस करना चाह रहा था। ठीक है, तो ये सब प्लेटो याद रहेंगे, तो इस तरह से इन सभी को ध्यान रखिएगा भाई। फिर जब साउथ अफ्रीका की बच्चों बात हो और हम लोग बात मरुस्थल की ना करें तो फिर तो नाइंसाफी है। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप का लगभग 66-67% लैंड कवर्ड बाय डेजर्ट्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सोचो, किसी महाद्वीप का नियर अबाउट 67-66% लैंड डेजर्टी है तो डेफिनेटली भाई सिग्निफिकेंट है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। और कई तो इतने बड़े बड़े महाद्वीप हैं, इतने बड़े बड़े मरुस्थल हैं जो इस महाद्वीप के एक बहुत बड़े स्ट्रेच को कवर करते, बहुत बड़े भाग को कवर करते हैं। जैसे आप लोग देखोगे इसके उत्तर में फैला हुआ एक बहुत भाई फैले हुए हैं, क्या नाम है इनका भाई? ये देखो सहारा मरुस्थल है ना, कैपिटल लेटर में लिखा होगा। और अफ्रीका के उत्तरी भाग के लगभग ज्यादातर भाग को, 90% भाग को यही कवर करते, 80% तो है ही, मोर देन 90% मरुस्थली भाग। क्यों है भाई? वाई वेयर देयर? तो कभी चर्चा होगी जब मैं पढ़ाऊंगा आपको पौने, पूर्वा पौने, जब पढ़ाऊंगा जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं, ठीक है, जब कभी चर्चा होगी उच्च दाब तो ये बात क्लियर होगी। हाँ, एक बात यहाँ पे क्लियर है कि जैसा मैंने कहा था कि यहीं से एक दुष्ट लाइन कह सकते हो, कौन सी गुजर रही है? कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा के प्रभाव स्वरूप, बहुत सिंपल वे में समझना चाहते हो तो उच्च दाब की परिस्थितियां बनती हैं, और उच्च दाब की परिस्थितियों के बनने के कारण यहाँ पे वर्षा बहुत कम होती है, और वर्षा जहां भी कम होगी वहां पे मरुस्थल बन जाएंगे। और इतना बड़ा मरुस्थल है, देखो बच्चों 7, 8, 9 देशों में फैला हुआ है। जरा आप लोग देख के बताओ कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो ये देखो यहाँ पे कौन है भाई? ये यहाँ पे देखो, यहीं पे इजिप्ट, यहीं पे इजिप्ट होगा, मिस्र है, यहीं पे देखो लीबिया है, यहीं अल्जीरिया है, यहीं पे आपका देखोगे अल्जीरिया कंट्री मिलेगा, यहीं पे देखो वेस्टर्न सहारा मिल रहे हैं। फिर यहीं पर नीचे आओगे माली वगैरह मिलेगा, माली है देखो, बुर्किना फासो है, मिल रहा है। वहीं पर नदर्न साइड ऑफ आपका नाइजीरिया भी मिलेगा, नाइजर भी मिलेगा, यहीं पे चैड भी मिलेगा, यहीं सूडान भी मिलेगा। मिल रहे सभी? तो देख के बताओ कितने कंट्री में है। आप देखोगे सबसे पहले यहीं पर, ये कौन हो गए साहब जी? इजिप्ट। ये साहब जी कौन हो गए? लीबिया। ये साहब अल्जीरिया।
यहीं पे देखोगे आप, इधर जब आओगे मोरक्को का ईस्टर्न साइड में कुछ भाग, फिर यहीं वेस्टर्न सहारा, मारिटानिया भी होगा, माली भी होगा, चैड भी होगा, नाइजर भी होगा, नदर साइड ऑफ नाइजीरिया भी होगा, सूडान भी होगा। तो बहुत सारे देशों में फैला हुआ ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तुम लोग इससे अनुमान लगा सकते हो कि यह भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 3 गुना बड़ा है। अब तुम लोग बताओ कितना बड़ा होगा। मैंने हिंट दे दिया कि भारत के क्षेत्रफल का लगभग 3 गुना बड़ा। बताओ भाई। वेरी गुड एक्यूरेट डाटा। It cover near about 90 lakh स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर, बहुत बड़ा। लिखो, अफ्रीका के उत्तरी भाग में सहारा मरुस्थल फैला हुआ है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। जो दुनिया का सबसे बड़ा एवं सबसे गर्म, दोनों लिख लो, दुनिया का सबसे बड़ा एवं सबसे गर्म मरुस्थल माना जाता है। यह मुख्य रूप से मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, मारिटानिया, वेस्टर्न सहारा, माली, नाइजर, चैड, सूडान, आदि देशों में फैला हुआ है। अरे बेटा तेज लिखा करो ना थोड़ा। मिस्र इसलिए मैप में दिखाता रहता हूं ना, इसलिए मैप भी दिखाता रहता हूं कि सबसे पहले मैप देखो तब मैं लिखवाता हूं। इसलिए इससे आपकी सबसे पहले इमेजिनेशन डेवलप हो जाएगी ना। तो मिस्र कह सकते हो, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, वेस्टर्न सहारा, मारिटानिया, बुर्किना फासो, फिर वहीं पे माली, चैड, नाइजर, है ना, बहुत सारे देशों में, सूडान। ट्यूनीशिया में नहीं मिला है। ट्यूनीशिया बेटा बहुत छोटा सा कंट्री है, ये नदर्न साइड में है। यहाँ पे यहाँ पे देखो ट्यूनीशिया में फैला हुआ छोटा सा कंट्री है, उसमें ज्यादा इसका प्रभाव नहीं है, इसलिए मैंने लिख दिया क्या, मुख्य रूप से। ठीक है, चलो भाई ये सारी बातें हुई। अब जरा ये देखो, ये दुनिया का सबसे गर्म है, सबसे शुष्क तो नहीं, सबसे गर्म है, सबसे बड़ा है। तो जरा ये बताओ आप लोग, जनसंख्या वगैरह कैसी होगी यहाँ की? जनजातियां पाई जाती होंगी, बहुत ही कम जनसंख्या है। बिल्कुल सही बात है। इस क्षेत्र में बहुत कम जनसंख्या पाई जाती है, बहुत ही मतलब स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया है, बिखरा हुआ। यहाँ पे जनसंख्या की स्थिति है कि माना जाता है कि पर 16 स्क्वायर किलोमीटर पर लेस देन 2 व्यक्तियों का एवरेज पाया जाता है। पता, लेस देन 2%, यानी कि हो सकता है रियल ग्राउंड पर ऐसे सैकड़ों किलोमीटर एरिया मिलेंगे जहां मानव अधिवास नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि दिन के समय इसका आंतरिक भाग अत्यंत गर्म हो जाता है, रेत का टीला दिखाई देता, रेत के समुंदर दिखाई देते हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई जनसंख्या नहीं पाई जाती, खासकर इसके पश्चिमी भाग में। हाँ, अब सुनते जाओ, कहानी शुरू हुई है। तो बड़े बड़े यहाँ पे मरुस्थल मिलते हैं,
जो शुष्क हैं, पानी है नहीं, वनस्पति है नहीं, और तापमान 51, 52, 53, 54 डिग्री तक पहुंच जाता है इन दिस वेरी। अरे सुन लो यार, पता है, मुझे पता कि आपको पता है, जहां जैसे बोला जाए ना उसके अनुसार बात होती है, मानव के संदर्भ में देखा जा रहा है। तो इतना अधिक टेम्परेचर की परिस्थितियां यहाँ पे मिलती हैं, तो जरा ये सोचिए कोई मानव जनसंख्या कोई होगी, तो यहाँ पे बहुत कम जनसंख्या देखी जाती। हाँ, कहीं कहीं आप देखोगे बीच बीच में कहीं कहीं पर फैले हुए हैं कुछ पठार, अभी जो आप देख रहे थे, ये देखो बीच बीच में है ना पठार, ये देखो फैले हुए। तो ये पठारी जो भाग हैं थोड़े ऊंचे हैं, ठीक ठाक हैं, जैसे देखो तुम लोग यहीं पे हॉगर होगा, ड्रार होगा, देखो यहीं पे इनकी हाइट लगभग 3000 प्लस माइनस में दिखाई दे रही होगी। तो ऐसे में यहीं पर थोड़ी बहुत कुछ जनसंख्या पाई जाती है, थोड़ी बहुत कुछ जनसंख्या कहीं कहीं पर मिल जाती है। बाकी जहां रेत फैले हुए बच्चों कोई जनसंख्या नहीं मिलती, आप सोच सकते हो। ठीक, तो ये जो पठारी भाग है ना, यहाँ पे जनजातियों के आवासीय स्थान है, आम लोगों के रहने के बस की बात नहीं। आपको छोड़ दिया जाए तो आप तो 51-52 डिग्री टेम्परेचर पर उबल जाओगे, आप तो कहीं रह ही नहीं पाओगे, समझे। आपका यहाँ पे टिकना लगभग असंभव है। परंतु वहीं पे जो जनजातियां हैं जो सैकड़ों सालों से इस एरिया में, हजारों सालों से इस एरिया में रह रही हैं, वे अपना अडेप्ट कर गई हैं। फिर जो ऊंचे भाग हैं, ये थोड़ी बहुत इन पर बारिश वारिश भी हो जाती है, पानी वानी भी मिल जाता है। ऊंचा भाग होने के कारण तापमान तुलनात्मक कम रहता है। आगे आप पढ़ोगे कि नॉर्मल लैप्स के रेट की वजह से प्रत्येक 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है। तो मान लो हाइट कोई पठार है जिसकी हाइट 3000 के आसपास यहाँ पे मिल रही है, तो ये बताओ यहाँ मान लो बेस पर टेम्परेचर निचले भाग में 52 डिग्री है जो अनबियरेबल है, तो बताओ यहाँ टेम्परेचर कितना हो जाएगा बच्चों। हाइट यदि 3000 है तो 6 3 18 19 20 डिग्री टेम्परेचर ध्यान से गिर जाएगा यहाँ पे, यानी यहाँ टेम्परेचर लगभग 32 डिग्री होगा। तो 32 डिग्री का तो टेम्परेचर बड़ा अच्छा होता है भाई, इसीलिए इनके पठारी भागों में कुछ जनसंख्या पाई जाती है। लिखो, इसमें पाए जाने वाले इनमें पाए जाने वाले कुछ पठारी भागों में, यहां पर पाए जाने वाले कुछ पठारी भागों में मानव अधिवास पाया जाता है। मानव अधिवास पाया जाता है, ठीक है, अधिवास पाया जाता है। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे इसकी बात समझ सकते हैं। अब बच्चा एक परेशान था भाई कि सर कितना गर्म स्थान रहता है, चलो भाई उसको मैं जरा दिखा दूं, बालक परेशान है, नहीं तो कहेगा कि सर ये तो गलत बात है, क्या हुआ तेरा वादा कि हम सब बताएंगे। यहीं पे बच्चों आप आओ जरा, एक स्थान होगा, आप अपने क्लाइमेट वाले पेज पे जाओ, अपने उसी में क्लाइमेट वाले पेज पे जाओ अफ्रीका के, और सेकंड मैप को देखोगे तो वहीं पर दिखाई देगा अल अजीजिया। देखो भाई दिखा कि नहीं यहाँ पे अल अजीजिया। क्या टेम्परेचर दिया हुआ है भाई? 57.78 या 7 दोनों दिया हो सकता है, उसमें कहीं कोई बात नहीं। ये टेम्परेचर बच्चों ध्यान रखना वर्ल्ड का हाईएस्ट माना जाता रहा है, ध्यान रखना माना जाता रहा है, ठीक है। इट वॉज रिकॉर्डेड इन 1922, ये 1922 में रिकॉर्ड किया गया था, और ये
2010 तक सबसे गर्म स्थान माना जाता रहा है, परंतु 2011 के बाद सबसे गर्म स्थान डेथ वैली को अब माना जाता है। ठीक है, तो कभी दे दिया जाए वर्तमान में सबसे गर्म स्थान किसको माना जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? डेथ वैली यूएसए होगी। हाँ, वैसे दे दिया जाए कि निम्न में कौन सा सबसे गर्म स्थान है, तो अल अजीजिया जो लीबिया में है वो इस रूप में कहा जा सकता है। याद रहेगा? हाँ, 57 बहुत होता है भाई। 57 मतलब पानी उबलने लगता है। यहाँ पे पानी रख दो ना 3-4 घंटे बाहर खुले में, तो पानी बॉयल सा करने लगता है। क्या बेटा? आवाज आपकी वाइब्रेट कर रही है, कट के आ रही है। डेथ वैली बताया था मैंने। कहा? अरे जब थार के मरुस्थल की बात होगी तो वहां पे होगी, यहाँ पे आ जाओ। कहाँ कहाँ जंप करने लगते हो बेटा? अब अचानक पूछने लगोगे कि सर मोजावे डेजर्ट का क्या होगा उसका, तो ये इरेलीवेंट बातें। जहां जिसकी जब इंडियन ज्योग्राफी आएगी तो इंडियन की बातें होंगी। बाकी उसकी जो पड़ोसी देश है ट्यूनिस, वहां पे टेम्परेचर यही होगा। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया जाता है बेटा अल अजीजिया लीबिया में। ठीक है, जो आपके एटलस में दिया भी होगा, देखो वहां पे। ठीक है, चलो आओ इधर। अब इसके बाद एक सारी बातें हो गई। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं भाई, एक बात कह सकते हैं कि सर प्रकृति ने तो बड़ी नाइंसाफी की है, इतना गर्म स्थान बनाया है, ये है वो है, ऐसा वैसा क्यों? परंतु हमेशा ध्यान रखना, यदि प्रकृति कोई चीज छीनती है तो कोई चीज देती भी। जरा आप लोग जाके सेकंड मैप को देखो तो कुछ समझ में आएगा कि सहारा मरुस्थल में कुछ चीजें तो मिल रही हैं। सेकंड इकोनॉमी मैप देखो जाके जल्दी से। देखो भाई क्या क्या मिल रहा है, बोले बच्चों, कुछ मिल रहा है कि नहीं? नहीं मिल रहा अभी? तुम लोग इसमें जगह जगह फॉसिल्स फ्यूल देख रहे होगे, पेट्रोलियम नेचुरल गैस होगी, खासकर इजिप्ट में, खासकर लीबिया में, अल्जीरिया में दिख रहा है कि नहीं? इसलिए तुम लोग कभी इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ोगे तो जो ओपेक है, ओपेक का नाम सुना होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, तो ओपेक के सभी मेंबर कंट्रीज हैं और इनकी इकोनॉमी का मेन बेस बेटा यही पेट्रोलियम है। देखो भर भर के तेल निकल रहा है। ठीक है, लिखो सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस और फॉस्फेट, फॉस्फेट आदि के उत्पादन के लिए फॉस्फेट, फॉस्फेट आदि के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। याद रहेगा? अब जरा एक, अरे फॉस्फेट का क्या यूज है, ऐसी बात करोगे यार तुम? नहीं कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं। फॉस्फेट बेटा खेत में पड़ता है ना, आपके जब गेहूं की बुआई होती है, मिट्टी में एनपीके होता है ना, एनपीके का नाम सुना?
Yes, sir. Nitrogen, phosphorus, potassium. हाँ यस, नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटेशियम। एनपीके का जो होता है, एनपीके के रूप में मिट्टी का एक प्रमुख कंपोनेंट्स है, यानी कि पौधों के विकास के लिए जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में इसकी गिनती होती है बेटा। ठीक है, एक होता है माइक्रो, माइक्रो में से कोबाल्ट, आयरन, जिंक, ये सब माइक्रो में आते हैं जिनकी बड़ी सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है। तो वहीं एनपीके ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं जो अधिक मात्रा में इनकी जरूरत होती है। ठीक है, तो इस रूप में इन सभी को आप समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस का ही एक रूप है शेल। वो थोड़ा सा उसकी प्रेजेंस अलग तरह से पाई जाती है, इसलिए उसे शेल गैस कहा जाता है। तो यहां पर आप ये कह सकते हैं कि प्रकृति ने कुछ तो दिया है। अब इतने बड़े मरुस्थल में जरा देखो, अलग अलग क्षेत्रों में इसकी उपस्थिति पाई जाती है। जैसे तुम लोग देखो, यहां पे आओगे तो इगूडी डेजर्ट होगा, देखो यहां पे मिल रहा है इगूडी डेजर्ट, यहीं पे होगा, देखो यहां पे ईस्टर्न डेजर्ट यहीं पे होगा, ईस्टर्न डेजर्ट, वेस्टर्न डेजर्ट होगा, मिल रहा है कि नहीं? ईस्टर्न डेजर्ट, वेस्टर्न डेजर्ट है भाई। फिर यहीं पे कारवां आगे बढ़ाओगे, यहीं पे देखो नूबियन डेजर्ट होगा, ये देखो ईस्टर्न डेजर्ट होगा, ये देखो नूबियन है, यहीं पे लीबियन है, देखो कितने सारे डेजर्ट हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये तो अभी कुछ नहीं है। छोटे छोटे देखोगे तो इतने सारे डेजर्ट मिलेंगे कि पूछिए मत। तो उन्हीं में से कुछ डेजर्ट्स को आप लोग ध्यान रखो कि कई बार देश के अनुसार भी पूछ लिए जाते हैं। ये तो उत्तर के कुछ डेजर्ट हुए। अब जरा आ जाओ दक्षिण में भी डेजर्ट देख लो भाई। यहीं पे इनके भाई बिरादर एक बैठे हुए हैं, क्या नाम है उनका? कालाहारी। और इधर साहब बैठे हुए नामीब। देखो यहीं पे। और ये साहब लोग बने क्यों हैं? तो फिर वहीं देखोगे एक साहब गुजर रहे होंगे, कौन भाई? मकर रेखा। तो ये साहब जहां से गुजरेंगे कहेंगे ना भाई हम छोड़ेंगे नहीं, हम तो प्रॉब्लम एक क्रिएट कर देंगे। चलो अब इन सबका थोड़ा सा वो बना ले, चार्ट बना लो। डेजर्ट और आपका देश, नूबियन, सूडान, देखते जाना वहीं पर। ईस्टर्न डेजर्ट या अरेबियन डेजर्ट, ईस्टर्न डेजर्ट या अरेबियन डेजर्ट। ध्यान रखना कई बार कंफ्यूजन, मान लो कभी पूछ दिया जाए कि अरेबियन डेजर्ट कहाँ है, तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक होगा, हाँ सऊदी अरेबिया होगा यार, अरेबिया होगा ना। ईस्टर्न डेजर्ट को अरेबियन डेजर्ट कहते हैं एंड इट्स वेरी फेमस फॉर पेट्रोलियम। तो ईस्टर्न डेजर्ट कहाँ पे है? मिस्र में। तो वेस्टर्न डेजर्ट भी तो हो सकता है बच्चों, बोलो। तो एक किस सेंस में ईस्टर्न वेस्टर्न यूज हुआ, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग।
ये देखो नाइल नदी जा रही है यहीं से, नाइल नदी के जो ईस्ट में है ईस्टर्न, वेस्ट में वेस्टर्न। तो वेस्ट में कौन सा कंट्री है? लीबिया। लीबिया में मेनली फैला हुआ है, इसका नाम दूसरा है लीबियन डेजर्ट। तो वेस्टर्न फैला हुआ मुख्य रूप से लीबिया में, और थोड़ा सा मिस्र में भी, याद रहेगा। चलिए भाई, फिर कालाहारी, कालाहारी ये फैला हुआ है आपका, देखो अपने मैप में फटाफट। बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी भाग। फिर वहीं पर नामी फैला हुआ है। तो कौन सा देश है बच्चों? नामीबिया। ये देखो, तो इन सभी कुछ डेजर्ट को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पूछे जा सकते हैं अफ्रीका के प्रमुख डेजर्ट्स। ठीक है, इसी में जरा लिखो, कालाहारी मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल में विश्व प्रसिद्ध शिकारी जनजाति, विश्व प्रसिद्ध शिकारी जनजाति, विश्व प्रसिद्ध शिकारी जनजाति बुशमैन, बुशमैन, बुशमैन पाई जाती है, बुशमैन पाई जाती है। बुशमैन जनजाति के बारे में आप लोग जानते हो शायद। तो एक ऐसी जनजाति है जो जबरदस्त शिकारी होती है। इनका जब 5-6 साल का लड़का होता है तो वह शिकार करने चल देता है। सोचो, इमेजिन करो, 5 से 6 साल का। हम अपने यहाँ 5-6 साल के बच्चे को गांव में दूसरे छोर पर नहीं कई बार जाने देते, अरे भटक जाएगा छोटू, कहाँ जा रहा तू उधर। और यहाँ पर माँ कहती जा बेटा शिकार करके आ, पिताजी के साथ चलता है शिकार करने सीखने। और जब यह 10-11 साल का होता है तो 10-11 साल का होते होते यह पारंगत शिकारी बन जाता है, पारंगत शिकारी। विद इन 10-11 शिकारी हो जाता है। और शिकार के बारे में एक बात जानते हो कि शिकार में एक ही नियम चलता है, शिकार करने जब भी जाओगे या तो मार दो या मर जाओ। या दूसरा चलता है भाई? क्यों बच्चों, कुछ और दूसरा नियम चलता है क्या? सिंपल, एक ही नियम चलता है, मार दो या मर जाओ। हमारी माँ बाप, पेरेंट्स इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं ना? परंतु यहां पे यदि बच्चों आपने नहीं सीखा तो फिर प्रकृति अपने आप मार देगी। यानी कि शिकार से ही इन्हें पेट भरता है। यदि शिकार नहीं करोगे खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो भूखे मर जाओगे। भूखे मरना तो और भी दुखदाई है भाई। शिकार हो जाओ तो वो तो ठीक है, पर भूखे मरना तो बहुत दुखदाई है ना। तो इस तरह से यहाँ के पारंगत शिकारी होते हैं और विशेष रूप से उसका शिकार बहुत जबरदस्त करते हैं। क्या बोलते हैं हम, बताओ यहाँ पे पक्षी कौन सा मिलेगा? दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन होता है? ऑस्ट्रिच। दुनिया में सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग का। दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन होता है? दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी कौन होता है? शुतुरमुर्ग, है ना। तो इसी एरिया में शुतुरमुर्ग पाए जाते हैं और ये शुतुरमुर्ग का शिकार बड़ा ढंग से करते हैं बच्चों। जैसे मान लो कहीं पर ग्रुप ऑफ शिकारी हैं, शुतुरमुर्ग के पड़े हुए हैं मान लो कहीं पर, तो
शुतुरमुर्ग बैठे हुए हैं, उनका ग्रुप घूम रहा है, तो ये भी शुतुरमुर्ग जैसी चाल चलते हुए ऐसी कपड़ा पहन लेंगे और शुतुरमुर्ग सा ऐसी चलते हुए अपने सर पे ऐसे लगा लेंगे और वैसे एकदम चलते हुए जाएंगे। शुतुरमुर्ग बैठे हुए जो रहेंगे सोचेंगे कोई भाई बिरादर आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक आने दो यार, और वो बैठे रहते हैं और बगल में फिर जाते हैं चाकू से मारते ठाक। या फिर उनके अंडे चुराने के लिए होती है जबरदस्त रेस, 2-4 लोग जाते हैं, तो ज्यों जहां अंडा दिए रहते हैं खासकर ये अंडे के आसपास ही घूमते रहते हैं, तो ज्यों थोड़ा सा दूर गए तो ये उसका रूप धर के जाते हैं, क्या बोलते हैं, शुतुरमुर्ग का, तो वो ज्यादा ध्यान देती नहीं है। अब गए इसका अंडा चुरा लिया, और जब अंडा चुरा के भागने लगते हैं तुरंत वो पकड़ लेती है, मतलब दौड़ाने लगती है। तब वो आदमी भागता, इतने में दूसरा जो होगा डिस्टर्ब करने के लिए उसके घोंसले के पास भाग के जाएगा, मतलब दूसरा अंडा चुराने के लिए, तो अब उसको छोड़ के फिर इधर आएगी, ये उसको छोड़ के इधर आएगी, तब तक ये साहब भाग रहे हैं, क्योंकि इसका अंडा 5 किलो का अंडा होता। 5 किलो का अंडा समझ रहे हो, मतलब एक अंडा मिल गया ना तो पूरी फैमिली खा पी के एकदम फिट, नो प्रॉब्लम। क्यों? और इनके अंडे की खोल काम आती है पानी पीने के लिए, यानी कि इनकी महिलाएं भी बहुत मेहनती होती हैं। इनकी महिलाएं यदि सुबह 4 बजे उठ के मरुस्थल के पत्थरों से पानी इकट्ठा न करें बच्चों, तो फिर उस दिन फैमिली पानी के बिना मर भी सकती है। ठीक है, तो बहुत ही जबरदस्त ट्राइब मानी जाती है, इसलिए पेपर में कई बार पूछता भी है बुशमैन जनजाति, इसको ध्यान रखना। आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट। नामीब मरुस्थल नामीब मरुस्थल यूरेनियम और डायमंड हीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हीरे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से भाई यहाँ की भौतिक बातें हुई, पठार हुए, आपके मरुस्थल हुए। अब थोड़ा सा यहाँ पर पर्वत और देख लिया जाए। तो जब हम लोग पर्वतों की बात करते हैं तो यहाँ पे उतने पर्वत दिखाई नहीं देते हैं, परंतु कुछ एक हैं जो में इंपॉर्टेंट हैं, और इसी में ये देखो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो कुछ एक पर्वत दिखाई दे रहे होंगे, यानी कि अफ्रीका के एकदम एक्सट्रीमली नॉर्थ वेस्ट में आपको पर्वत कुछ दिख रहे होंगे। क्या नाम है भाई इसका, बोलिए, है ना, एटलस माउंटेन। और जब ध्यान से और देखो तो यहाँ पे कई सारे एटलस दिख रहे होंगे भाई, देखो जल्दी से, यहीं पर एंटी एटलस। हाँ, गुड गुड गुड। कहाँ तुम लोमा में पहुंच गई बेटा, मैं पूछ रहा हूँ घूमो यहाँ पर, तुम घूम रही हो यहाँ पे। हाँ, लोमा यहाँ पे है। यहाँ पे देखो कई सारे पर्वत दिखाई दे रहे होंगे, जिन्हें आप कह सकते हो एंटी एटलस, हाई एटलस, सहारा एटलस, टेल एटलस, हैं कई सारे एटलस दिख रहे हैं, मिडिल एटलस, है ना। चलो लिखो, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्तरी पश्चिमी भाग में नवीन वलित पर्वत का समूह नवीन वलित पर्वतों का समूह एटलस फैला हुआ है, जो मुख्य रूप से कंट्री देख के बताओ फटाफट आप लोग जल्दी से, जो मुख्य रूप से
जो मुख्य रूप से मोरक्को, कोलंबो, अल्जीरिया, हाँ, मुख्य रूप से मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, ट्यूनीसिया में फैला हुआ है, फैला हुआ है। इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट टोबकल है, माउंट टोबकल है। देखो यहीं पे होगी माउंट टोबकल। माउंट टोबकल है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 4165 मीटर है, जो हाई एटलस में स्थित है, जो हाई एटलस में स्थित है। क्लियर? यहां एटलस की अनेक श्रेणियां पाई जाती हैं। यहां एटलस की अनेक श्रेणियां पाई जाती हैं, जिनमें श्रेणियां पाई जाती हैं, जिनमें हाई एटलस, एंटी एटलस, जिनमें हाई एटलस, एंटी एटलस, एंटी एटलस, सहारा एटलस, टेल एटलस, TELL, टेल एटलस, मिडिल एटलस, एंटी एटलस आदि प्रमुख है। ठीक है, तो इस तरह से भाई इसको आप लोग याद रखिएगा। वहां से जब चलोगे तो यहीं पर एक साहब और मिल जाएंगे। ये देखो किलिमंजारो साहब, मिले कि नहीं बच्चों? माउंट किलिमंजारो सुपीरियर जो लेक है, विक्टोरिया लेक है, विक्टोरिया लेक के पूरब में देखो तो आपको मिल जाएंगे माउंट किलिमंजारो। एकदम देख रहे हो कि इक्वेटर के पास हैं, जो बड़े ऊंचे हैं भाई, बहुत ऊंचे, 6000 प्लस, 6000 के आसपास हाइट होगी, 5895 मीटर। बोलो यही है ना? तो अब इतनी हाइट लिए हुए हैं तो कुछ समझ में आ रहा है क्या हो सकता है? ये बड़ा ही खास तरह का एक पर्वत है, जो विषुवत रेखा के पास स्थित होने के बावजूद भी हमेशा बर्फ से ढका रहता है। समझे? लिखो किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी की क्रिया से बनी हुई, ज्वालामुखी की क्रिया से बनी हुई अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। ज्वालामुखी की क्रिया से बनी हुई सबसे ऊंचा पर्वत है। ब्रैकेट में लिख लेना 5895। सबसे ऊंचा पर्वत है 5895। ज्वालामुखी की क्रिया से बना हुआ सबसे ऊंचा पर्वत है। यह अत्यधिक ऊंचा होने के कारण इसका ऊपरी भाग सदैव बर्फ से ढका रहता है।
ऊपरी भाग सदैव बर्फ से ढका रहता है। ढका रहता है। समझ गए आप लोग? तो इस रूप में भाई ये इंपोर्टेंट हो जाता है। क्लियर? चलिए देन फिर अब जरा सोचो, ज्वालामुखी की क्रिया से बना हुआ है, विषुवत रेखा के पास में है, इसका मतलब यहाँ रोज बारिश होती होगी। और ज्वालामुखी की क्रिया से बने होने का मतलब काली मिट्टी होगी, उपजाऊ मिट्टी होगी। तो जरा बोलो यहाँ पर फसल कैसी होगी? जाके अपनी इकोनॉमी मैप में देखो, कपास भी होगा। डंडे से इतनी धुनाई होगी ना, ठीक ठीक हो जाओगे। देखो यहाँ पहले मैप में जाके, अभी किसी बच्चे ने बोला कॉफी। अरे बताया तो था आप लोगों को किस दिन शायद कि कॉफी के लिए क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर विद हाई ह्यूमिडिटी, बारिश होनी चाहिए और ढाल भी होनी चाहिए। तो भाई पहाड़ी है ये, खूब जो लंबी चौड़ी पहाड़ी है, बहुत, ये देखो बहुत ऊंची है, ये देखो बहुत ऊंची है, ये ढाल लिए हुए है, विषुवत रेखा पे है, यानी रोज बारिश होती होगी। तो यहाँ पर पता चला कि तुमने कॉफी लगा दी। कॉफी, कॉटन, यहाँ बेटा कॉटन, कॉटन नहीं होगा, चाय होगी यहाँ पर, चाय, कॉफी, बनाना, बनाना होगा। देखो यहाँ पे है ना, कॉटन भी लिखा हुआ है। कॉटन वो बन गया होगा, कॉटन थोड़ा ऊपर है, वो वहां पे एग्जैक्टली नहीं होगा। कॉटन बेटा, कॉटन के लिए अलग परिस्थिति चाहिए, यहाँ कॉटन के लिए लिखो। इसके ढालों पर चाय, कॉफी, चाय, कॉफी, केला, चाय, कॉफी, केला आदि की खेती होती है, आदि की खेती होती है। तो इस रूप में तो भाई इंपॉर्टेंट है ये। देन फिर आ जाओ थोड़ा यहां पर सीधे पहुंचो, एक पहाड़ी और मिल जाएगी। देखो एकदम दक्षिण में, क्या नाम होगा? ड्रैकेंसबर्ग, है ना? तो कौन से देश में है, जरा देख के बताओ फटाफट। साउथ अफ्रीका में है। लिखो ड्रैकेंसबर्ग, ड्रैकेंसबर्ग साउथ अफ्रीका में स्थित एवं ज्वालामुखी की क्रिया से बना, एवं ज्वालामुखी की क्रिया से बनी प्रमुख पहाड़ी है, प्रमुख पहाड़ी है, पहाड़ी है। यह विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधनों से, यह विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधनों से अत्यधिक संपन्न है, अत्यधिक संपन्न है। समझ गए आप लोग या नहीं? तो इस तरह से इन सारी बातों को, यानी कि पहाड़, पर्वत, मरुस्थल, इन सभी को अब आप लोग क्या करोगे? अफ्रीका का मैप लोगे, एक आउटलाइन उठाओ, उस आउटलाइन को उठा के और क्या करो? प्रैक्टिस करो। एरिया पॉइंट दिखाओ, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है। इससे क्या होगा? कंट्री के साथ रिलेशन बनेंगे। लोकेशन जनरेट होगी कि मान लो कभी उत्तर से दक्षिण पूछ दिया जाए किसी प्लेस को, तो आप पहचान पाओगे। ठीक है? तो इस तरह से ये सभी चीजें जानना जरूरी है। तो कल आप लोग मैपिंग जाके अभी कर लीजिएगा, और मैपिंग जाके अभी कर लीजिएगा और मुझे भेजना सभी लोग। सेकंड इज कि अगले हफ्ते से मैं, जैसा मैंने बताया था, मैं आई एम गोइंग टू समवेयर, और आपकी क्लास शाम को चलेगी
माइट भी 5:30 से या 6 बजे से, अभी मैं कह नहीं सकता, स्टूडियो की अवेलेबिलिटी है। तो हम कल सूचना आपको पहुंच जाएगी, जो भी जैसे भी, कि एग्जैक्टली क्लास की टाइमिंग क्या रहेगी। ठीक है, तो अगले 1 हफ्ते तक हम लोग इस तरह से रहेंगे और फिर मैं कम बैक कल क्लास, अब जैसा कहो, रखना चाहो तो रख लो, मुझे क्या। मैं तो ये कह रहा हूँ क्लास कर लो, अच्छा रहेगा। हाँ, अरे इंडियन ज्योग्राफी का स्टार्ट। अरे बेटा, अभी तो यही हुआ है और अभी इंडियन ज्योग्राफी में तुम पहुंच गए। अभी तो फिजिकल ज्योग्राफी होगी, कम से कम क्लास 1 महीने बाद नंबर आएगा। आए तो जिनकी हो चुकी है वो अपना बैठा रहे, अभी जब होगी तब होगी, क्यों घबरा रहे। तो अननेसेसरी नहीं वो करते ना। तो कुल मिला के ये है कि आप लोग जो फिजिकल ज्योग्राफी है इसके बाद होगी। और ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, एक एक पॉइंट प्रीलिम्स के लिए सब रामबाण औषधि है, पहली बात। और फिजिकल ज्योग्राफी को समझने के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इसीलिए थोड़ा सा मैप पर आप लोग बकायदा अभी से ध्यान दो। जितनी ज़्यादा मैपिंग स्ट्रांग होगी, यू विल हैव एबल टू अंडरस्टैंड मोर एंड मोर फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, क्या चीज, ये क्या बोल रही है? क्या क्या अच्छा, प्रमोद सर औषधि, चलिए थैंक यू। तो बच्चों यहीं पे अभी क्लास शुरू होने वाली है, हमारे सर की है, तो इस वजह से मैं अब आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। और चलो कल की छुट्टी रखते हैं, एंड थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। ओके, बाय बाय। देखो भाई, बालक कह रहा है क्लास शेयर सर की शेयर किया करिए, तो थैंक यू। चैनल भी है, सब्सक्राइब कीजिए उसको अरे इतना प्रचार प्रसार मत करो। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे,